आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जो मदद करेंगे आपको स्ट्रैटेजीज बताने में। लेकिन फिलहाल बाजार का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। दायरे में कारोबार हो रहा है, थोड़ा संभलने की कोशिश बाजार करते हुए, लेकिन निफ्टी इस समय लाल निशान में ही दिखाई देगा। यहाँ पर हल्का सा दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई दी है। सिमिलर प्राइस एक्शन आपको सेंसेक्स में भी दिखाई देगा। लेकिन लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स, जहां पर थोड़ा सा एक्शन तेजी का बरकरार होते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप कल की तेजी को एक्सटेंड कर रहे हैं आज के सेशन में। 0.1% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, डेज हाई पर। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर, अगेन ये भी दिन के ऊपर सिर ऊपर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़े दबाव में दिखाई देगा, आधा % नीचे है आज के सेशन में। 200-300 अंकों तक की कमजोरी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में, तो यहाँ पर एक्शन मिसिंग है। लेकिन डेज हाई पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स कर रहे हैं ट्रेड। और मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी की वजह से, यानी ब्रॉडर मार्केट में बाइंग की वजह से, अगर आप एनएससी स्टार्ट्स देखेंगे तो वो एक बुलिश मूड दिखाएंगे आपको। 1852 स्टॉक से तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 741 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब दिखाते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस आज के सेशन में। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर है, निफ्टी पावर इंडेक्स में काफी तेजी है, निफ्टी एनर्जी, पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, यहाँ पर एक जोरदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। लाल निशान में है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी। तो ये रहा फिलहाल बाजार का हाल। लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का इस पर करते हैं बातचीत। रूपक बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय। मुझे लगता है कि इंडेक्स जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग में रहेगा। नीचे 22,800 का सपोर्ट रहेगा निफ्टी का, जब तक नहीं टूटता है तब तक डायरेक्शनल डाउन ट्रेंड नहीं दिखेगा। और अपसाइड में 23,150, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फॉर शॉर्ट टर्म। 23,150 के ऊपर ब्रेकआउट आता है निफ्टी में तो सिग्निफिकेंट अप दिख सकता है मार्केट में, बट जब तक नहीं होता कि रेंज बाउंड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है। बैंक निफ्टी में भी एक रेंज रहेगा 48,800 और 49,650 का, ये रेंज के अंदर रहेगा तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। फोकस रखना चाहिए लॉन्ग साइड में, मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में। ओके, अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या है फिर आपकी? जी मेरा पहला कॉल रहेगा त्रिवेणी टर्बाइन। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, अपसाइड में मुझे लगता है कि 650 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 578 का। दूसरा स्टॉक रहेगा आसाई इंडिया। इस स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया और मुझे लगता है कि 780 तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 682 पे। ओके, चलिए तो ये रहे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज त्रिवेणी टर्बाइन, असाही इंडिया ग्लास। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स तो आपने देखा ही तेज है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं आपको, और इसीलिए आज के सेशन में पॉकेट्स भी सारी आपको तेजी वाली ही दिखाई देंगी, जहां पर मोमेंटम तेजी का है। एनर्जी पैक या कहें ऑयल एंड गैस पैक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, जहां पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, सभी शेयर्स मजबूती के साथ। आईजीएल 5% ऊपर, महानगर गैस 3.5% ऊपर, कैस्ट्रॉल 3.25% ऊपर, 3% ऊपर एमआरपीएल कर रहा है ट्रेड। बैंक्स में बाइंग है, बैंक ऑफ इंडिया, एयू बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी देखने को मिल रही है, 4% तक ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं। मेटल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मोमेंटम पॉजिटिव ही है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये सभी शेयर्स जो आपकी स्क्रीन पर हैं तेजी दिखा रहे हैं, जिसमें एनएमडीसी, नाल्को, सेल और हिंदुस्तान जिंक है। 3% ऊपर एनएमडीसी, नाल्को भी ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि जेएसडब्ल्यू पावर स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ भी मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। टाटा पावर 2.25% ऊपर, साथ ही एबीबी इंडिया 3% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 4% ऊपर, 0.25% ऊपर अदानी पावर कर रहा है ट्रेड। आईटी में मिड कैप्स में बाइंग है, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 6% ऊपर, ऑलमोस्ट 6% ऊपर रेड गेन, एक्सिस गेट्स 0.2% ऊपर, 2% ऊपर लगभग सोनाटा कर रहा है ट्रेड। फार्मा का मूड बिगड़ा हुआ है, आज भी नेगेटिव साइड पर ही है। लूजिंग स्टॉक्स देखें तो अजंता फार्मा, आरती फार्मा, औरबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स यहाँ पर लॉसेज हैं, 6% नीचे अजंता फार्मा, आरती फार्मा भी 0.3% नीचे कर रहा है ट्रेड। अच्छा, ये एनर्जी पैक में आईजीएल, एमजीएल ये देखिए, एक बार बताइए कैसे लग रहे हैं आपको, क्या राय है इन स्टॉक्स पर यहाँ से रूपक? जी आईजीएल की बात करें तो उसका एक रेजिस्टेंस है 206 पे, 206 के ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। और फिलहाल किसी का पोजीशन रहेगा तो 195 का स्टॉप लॉस पे होल्ड किया जा सकता है। और एमजीएल के बाद अगर एमजीएल का चार्ट देखें तो एमजीएल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है। 1382 पे एक रेजिस्टेंस है, 1382 के ऊपर सिग्निफिकेंट अपसाइड का एक्सपेक्टेशन है, और फिलहाल नीचे का सपोर्ट रहेगा 1319 का। ओके, तो ये बात रही आपके लिए, ये राय रही आईजीएल, एमजीएल पर, क्योंकि एनर्जी पैक में एक अच्छा मोमेंटम है आज के कारोबार में। अच्छा, ये मेटल्स एनएमडीसी को देखिए, एक बार बताइए इस पर भी आपकी राय क्या रहेगी? अच्छा मोमेंटम इमर्ज हो रहा है आज के कारोबार में, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्डर्स क्या करें?
जो पोजीशन होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस 65 रहेगा। जब तक 65 नहीं टूटता है तब तक सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में 70 72 तक जाना चाहिए। ओके, तो 66 67 के आसपास फिलहाल ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग इस शेयर में। कैनरा बैंक पर और फटाफट से कराए लेंगे। बैंक स्टॉक स्पेशली सरकारी बैंकों में मोमेंटम है। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है और कैनरा बैंक इस समय दिन के ऊपर स्तर पर आ चुका है 2.5% के गेंस के साथ 86 87 88 के आसपास है। एक बार बताइए कैनरा बैंक यहाँ क्या सजेशन होगा? जी, पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। 85 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और अपसाइड पे 92 93 तक जाना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म में। ओके, तो ये राय रही आपके लिए कैनरा बैंक पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ रुख करते हैं। दरअसल टेस्ला की भारत में एंट्री करीब करीब तय हो गई है। कंपनी ने देश में कर्मचारियों की खोज भी शुरू कर दी है। भारत को लेकर क्या है टेस्ला का प्लान, बताने के लिए हमारे साथ है सीएनबीसी टीवी 18 के परीक्षित लूथरा। परीक्षित, बताइए एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है और ये प्लानिंग कहाँ तक पहुंची है टेस्ला की? हमें एक सूत्रों से पता चल रहा है कि टेस्ला अभी गाड़ियों को बेचने के लिए सोच रही है और अप्रैल या मई में वो यहाँ शोरूम शुरू कर सकती है और रिटेल ऑपरेशंस की शुरुआत कर सकती है। उनका प्लान जो हमें सुनने में आ रहा है सूत्रों के दौरान कि जर्मनी में जो उनका प्लांट है वहां से गाड़ियां इंपोर्ट करें और उनको इंडिया में बेचें। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है। उनकी कई सालों से भारतीय सरकार से बातचीत हो रही है लेकिन अभी तक पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कोई बातचीत मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत सरकार से नहीं करी है। सो अभी जितना भी हमें सुनने में आ रहा है वो रिटेल ऑपरेशंस के बारे में सुनने में आ रहा है और ये शुरू होंगे एरो सिटी दिल्ली में और बीकेसी मुंबई में, 2 शोरूम जो शुरुआत होंगी। हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि वो भारत से सोर्सिंग बहुत बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। अगर 2025 की बात करें सो टेस्ला के जो कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स जो है भारत से वो $1 बिलियन तक के हो सकते हैं और अगले कई सालों में बहुत काफी भारी मात्रा में बढ़ भी सकते हैं, जो हमें सुनने में पता चल रहा है। जहां तक आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी जिसके दौरान अगर टेस्ला उस स्कीम के लिए अप्लाई करे तो उनको 15% ड्यूटी, कंसेशनल ड्यूटी मिल सकती है और वो 8,000 गाड़ियां हर साल इंपोर्ट कर सकते हैं 15% ड्यूटी में। इस पर अभी उन्होंने कोई एप्लीकेशन टेस्ला ने नहीं करी है, लेकिन इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये सोच के कि टेस्ला के जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे जर्मनी में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे चाइना में हो, वो पूरी तरह फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है। टेस्ला की जो ग्लोबल सेल्स हैं वो भी थोड़ी कम हुई हैं। यूरोप जैसी मार्केट्स में उनकी सेल्स काफी मात्रा में गिरी हैं। अगर हम ये सारे सिनारियो देखें तो इस वक्त उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग भारत में सेंस नहीं बनता, बिकॉज उनको एक ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि एक बिजनेस केस बनता है कि नहीं। तो इस वक्त जो हमें पता चल रहा है सूत्रों से कि टेस्ला शायद जल्द से जल्द यहां अपने सेल्स ऑपरेशन शुरू करे और एक लो कॉस्ट गाड़ी लाए। अभी जो टेस्ला का जो एंट्री लेवल मॉडल है यूनाइटेड स्टेट्स में वो $29,000 का है। हमें जो सुनने में आ रहा है वो एक 21 लाख की गाड़ी या $25,000 की गाड़ी ला सकते हैं और उसको इंपोर्ट किया जा सकता है भारत को, और अगर उसमें हम 70% ड्यूटी लगाए तो उस गाड़ी का प्राइस 37 लाख हो सकता है। ओके, शुक्रिया आपका परीक्षित तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो क्या प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं, क्या प्लानिंग हो सकती है, एंट्री होगी तो किस प्राइस रेंज की गाड़ी के साथ हो सकती है, ये सब डिटेल्स यहाँ पर शेयर की गई। लेकिन एक और चैलेंज यहाँ पर है कि क्योंकि टेस्ला चार्जर्स, सुपर चार्जर्स की जिस तरीके की यहाँ पर कितनी ज़रूरत इसके लिए पड़ेगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। तो देखना होगा। अब जैसा खबरें तो ये भी बनकर आ रही हैं कि एलन मस्क शायद जल्द ही भारत भी आएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो काफ़ी कुछ चल रहा है इस पूरे ही मुद्दे से जुड़ा हुआ। देखना होगा क्या डेवलपमेंट्स आगे यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड होती हैं। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंथन। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। और आने वाले दिनों में आपके खाने का तेल महंगा होने वाला है। रुपए की कमजोरी की मार आपके किचन पर पड़नी तय है। कैसे, बताने के लिए हमारे साथ है सीमन चंदा। सिम, बताइए।
दीपाली, जो खाने के तेल है उस पर भारत जो है आयात के ऊपर ही निर्भर है। करीब अपनी जरूरत का 60% तेल आयात किया जाता है और सितंबर में सरकार ने एडिबल ऑयल के ऊपर से ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो उसके बाद से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले सितंबर से लेकर के अब तक की बात करूं तो 40% तक दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और दूसरा इसका असर अब डॉलर का आने वाला है, खासतौर पर कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर हमको डॉलर के मुकाबले रुपए में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है, तो उसका असर अब सीधे सीधे आपके खाने के तेल के ऊपर आने वाला है। पिछले अगर 1 महीने की बात करूं तो कीमतों में 2% से लेकर के 5% तक की बढ़ोतरी ऑलरेडी देखने को मिली है और अभी फिलहाल जिस तरह से अभी गिरावट लगातार रुपए के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है, तो उसका असर भी आपके खाने के तेलों के ऊपर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दाम 5% से लेकर के 10% तक बढ़ सकते हैं। जो एफएमसीजी कंपनी है वो लगातार इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उनको भी जो अपने प्राइस है सीधे सीधे कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा और ज्यादा कंज्यूमर के ऊपर प्राइस पास ऑन करते हैं तो खपत भी घट सकती है। तो ये सारे कंसर्न्स आगे आपको डॉलर के मुकाबले रुपए में जो कमजोरी आई है उसके ये देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका आसिम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो खाद्य तेल के प्राइसेस आगे कैसे रह सकते हैं, क्या ट्रेंड पिछले 1 महीने में देखने को मिले हैं, वो तमाम डिटेल्स असीम यहाँ बताते हुए चलिए रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएनबीसी आवास के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बातचीत में उन्होंने कहा कि एमपी में निवेश बढ़ाने के लिए खास पॉलिसी बनाई गई है और यहाँ आईटी, सेमीकंडक्टर, एग्री ऑटो में बड़े मौके हैं। मध्य प्रदेश जाना जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए। इनफैक्ट इकोनॉमी में 47% एग्रीकल्चर का हिस्सा है, 34% सर्विसेज है और 19% इंडस्ट्रीज़ है। इस समिट के बाद ये जो आप समिट्स कर रहे हैं, क्या ये प्रोपोर्शन चेंज होगा आगे? निश्चित रूप से एग्रीकल्चर का तो क्या होता है, देखो हम आप मान के चलिए लगभग 48 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ आज की एरिकेटेड है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी लगभग नियर अबाउट 22 से ऊपर % हमारी आ रही है। ऐसे में भविष्य में इंडस्ट्री ग्रोथ करने की बड़ी संभावना है और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियां भी बड़ी गुंजाइश वाली है। तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों को अच्छे से स्कोप मिले और लंबे समय तक किसी राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए इंडस्ट्री ही बेस होती है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे एमपी के लिए कहा जाता है कि एमपी का गेहूँ सबसे फेमस होता है, तो आगे जाके क्या एमपी की इंडस्ट्रीज भी एमपी का गेहूं नहीं, एमपी का व्यक्ति भी उतना ही महत्व का है। आप कोशिश तो करो, एमपी में सरप्लस बिजली है, एमपी में सरप्लस लैंड है, एमपी में हमारा ब्रेन ड्रेन वाली परेशानी से हम बाहर लाना चाहते हैं कि हमारी बौद्धिक क्षमता के पर्याप्त युवा यहाँ है, स्किल डेवलपमेंट की भी अच्छी गुंजाइश है। तो स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के दक्ष लोगों का अच्छा खासा हमारा आधार है। फिर हमारी सभी प्रकार की माइनिंग, फार्मा, एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, बहुत बड़े पैमाने पे इसकी अच्छी गुंजाइश है। और हेवी इंडस्ट्रियों के लिए एमएसएमई की देश के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं खिलाड़ी भवन के अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच में दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं पंकज 10-10.5% रिटर्न के साथ, क्लोजली कम्पीट कर रही है मधु बंसल 10.39% रिटर्न के साथ। रूपक डे का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 5% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद देखिए न्यू कंपनी। आज हम बातचीत करेंगे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के ग्रुप CFO RS राजगोपाल शास्त्री से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।